Welcome class 11th in yet another class of history. Students, in our last class we have started history chapter second writing and city life. हम लोग राइटिंग और सिटी लाइफ को स्टार्ट कर चुके थे और हम लोग एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के बारे में, जो सबसे पुरानी सभ्यता है हमारे वर्ल्ड की, उसके बारे में। और वो सभ्यता कौन सी है, वो सिविलाइजेशन कौन सी है? दैट इज़ मेसोपोटामिया, है ना। हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था द नेम मेसोपोटामिया इज़ डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मैसोस मीनिंग मिडल एंड पोटोमास मीनिंग रिवर। ये पढ़ा था कि मेसोपोटामिया दो रिवर्स के बीच में है, यूफ्रेट्स और टिग्रीज रिवर के बीच का एरिया जो है ये हमारा, ये मेसोपोटामिया है। इसीलिए इसको ग्रीक वर्ड में एक ऐसे लैंड के रूप में डिफाइन किया गया है जो टू रिवर्स के बिटवीन है। इतना तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विथ मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी। हम लोग पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया और इसकी ज्योग्राफी कैसी है। मेसोपोटामिया में जो भी भौगोलिक, हम कहेंगे कि जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, वो किस तरीके के फीचर्स हैं। तो मेसोपोटामिया जो आज के टाइम का इराक का पार्ट है, आज हम उसी पार्ट को इराक नाम से जानते हैं। ये कैसे फीचर्स हैं यहाँ पर? ये लैंड जो है वो डाइवर्स इन्वायरमेंट्स वाला लैंड है। यहाँ पर एक तरह के फिज़िकल फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि कई तरीके से डाइवर्सिटी, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इसके एनवायरनमेंट में। जैसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर हम मेसोपोटामिया के जाते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ का एरिया बहुत ही ग्रीनरी वाला है। यहाँ पर प्लेन्स है, हमें पता है कि प्लेन्स में बहुत ज़्यादा वेजिटेशन प्रोड्यूस होते हैं। यहीं पर जो फर्टाइल लैंड भी मिल जाती है ना। जो ज़्यादा जंगल या ज़्यादा फॉरेस्ट या ज़्यादा ग्रीनरी की पॉसिबिलिटी होती है वो प्लेन्स पर ही होती है। तो हमारे मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो ग्रीन प्लेन से बिल्कुल भरा हुआ है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं। माउंटेन और माउंटेन रेंजेस भी अगर वहाँ पर देखने को मिलते हैं तो वो क्लियर स्ट्रीम्स के साथ हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वाइल्ड फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। रेनफॉल का अमाउंट यहाँ पर इनफ है, मतलब ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। पर रेनफॉल इतने अमाउंट में हो जाता है कि ग्रीनरी को मेंटेन कर सके। और यहाँ पर क्रॉप्स के प्रोडक्शन में, क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है उतना यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर मेसोपोटामिया की अगर एग्रीकल्चरल हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो अबाउट 7000 BCE से 6000 BCE के बीच पर यहाँ पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था या बिगनिंग हुई थी एग्रीकल्चर के। जो भी एविडेंसेस हमको मिले हैं, है ना, जो भी साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं मेसोपोटामिया के एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 7000 BCE से 6000 BCE के बीच ही यहाँ पर एग्रीकल्चर का की शुरुआत हुई थी। नॉर्थ साइड की बात अगर हम करते हैं तो ये अपलैंड से बना हुआ है, स्ट्रेचेस ऑफ अपलैंड यहाँ पर है, जिसको हम स्टेप्स कहते हैं, जहाँ पर एनिमल हर्डिंग्स जैसी चीज़ें लोगों का एक बहुत ही अच्छा लाइवलीहुड है। जहाँ पर लोग क्या करते हैं, एनिमल हर्डिंग करते हैं, यानी जो डोमेस्टिकेशन करते हैं एनिमल्स का, और वो उनकी लाइवलीहुड है। क्योंकि एनिमल से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनसे उनकी लाइवलीहुड चल सकती है, जिससे उनकी अर्निंग हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा पर एग्रीकल्चर भी होता रहा है। ठीक है। पर जो मेन ऑक्यूपेशन है हमारे नॉर्थ साइड का, वो एनिमल हर्डिंग ही या एनिमल हस्बेंड्री भी हम कह सकते हैं ही रहा है। देन एग्रीकल्चर भी होता है। विंटर के बाद यहाँ पर जब रेन्स होती है तो शिप्स एंड गोट्स फीड ऑन द ग्रासेस एंड लो सर्फ्स दैट ग्रो हियर, है ना। विंटर के बाद की जो रेन यहाँ पर होती है, जो ग्रीनरी लाती है, उसमें क्या होता है कि ये जो भी इनके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जिनकी ये एनिमल रियरिंग कर रहे हैं, मोस्टली सीप्स गोट्स जैसी चीज़ें जो बहुत कम खाती थी, लेकिन इनसे प्रॉफिट इनको बहुत होता है। गोट जैसे एनिमल्स इनको मिल्क भी देंगे, मीट भी देंगे, शिप से इनको वूल भी मिल सकता है। तो इस तरह के एनिमल्स की ही हर्डिंग्स करी जाती थी। तो यहाँ पर
ग्रासेस और लो सर्ब्स, जो छोटे छोटे सर्ब्स होंगे, जो बहुत लार्ज ट्रीज़ नहीं होते हैं, क्लाइंबर्स क्रीपर्स होते हैं, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में विंटर के बाद हो जाते थे, जो कि अवेलेबल था उनके एनिमल्स के लिए, फूड अवेलेबल कराने के लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इनको परेशान नहीं होना पड़ता था उस टाइम पर भी नॉर्थ के लोगों को अपने एनिमल्स के फूड के लिए। ठीक है, टू द ईस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रीस प्रोवाइड्स रूट ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन ऑफ ईरान। ठीक है, यहाँ पर जो टिगरी रिवर हम लोगों ने पढ़ा कि दो रिवर्स है ना, तो उसमें से एक रिवर किस चीज़ का को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है या सपोर्ट कर रही है, वो था कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए रिवर्स बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, अब साउथ की तरफ चलते हैं। तो साउथ का जो एरिया है मेसोपोटामिया का, उस टाइम का वो था डेजर्ट वाला एरिया, एंड दिस इज़ वेयर द फर्स्ट सिटीज़ एंड राइटिंग इमर्ज्ड। सबसे पहले ये जो डेजर्टिक एरिया है हमारे साउथ का, मेसोपोटामिया के साउदर्न पार्ट जो है हमारा, वो कैसा है, यहीं पर फर्स्ट सिटीज़ इमर्ज हुई थी, यहीं पर राइटिंग भी सबसे पहले शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। जिन दो रिवर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, यूफ्रेट्स और टिग्रीज, ये क्या करती हैं, ये नॉर्दर्न माउंटेन से राइज होती हैं। ठीक है, इनका जो ओरिजिनेशन होता है वो नॉर्दर्न माउंटेन से हो रहा है, और वहाँ से होते हुए ये साउदर्न पार्ट में हमारे मेसोपोटामिया के ड्रेन करती हैं, बह के आती हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारा सिल्ट, मड, है ना, बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स वो अपने साथ बहा कर लाता है, जो लास्ट एरिया हमारा साउदर्न पार्ट से होकर जब जाती हैं ये नदियाँ, तो बहुत सारी मटेरियल्स को लेकर आती हैं। और जब फ्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है, देन फ्लड के बाद जब वाटर का लेवल थोड़ा कम होता है, तो वो जो एलिमेंट्स वो अपने साथ ड्रेन करके लाई हैं, जो है ना, वो उस फील्ड की फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि नॉर्दर्न प्लेन जो हमारे इंडिया का है, वो इतना ज़्यादा फर्टाइल लैंड क्यों है, इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी क्यों है, यहाँ पर क्रॉपिंग इतना अच्छे से क्यों हो पाती है, इतने परफेक्ट टाइप की सॉइल कैसे आ जाती है, तो वो किस रीज़न की वजह से, हमने प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि डिफरेंट रिवर्स जो बहुत सारे रास्तों से होके आती हैं और अपने साथ बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स को ड्रेन करा के लाती हैं, और एक फ्लडी एरिया जो हो जाता है जहाँ पर वो एलिमेंट्स रुके रह जाते हैं, और वाटर का लेवल धीरे धीरे जब फ्लड के बाद का कम होता जाता है, तो वो एक खुली जगह या एक जो फ्री लैंड बचा रह जाता है, वो फर्टाइल लैंड वाला एरिया होता है, जो क्रॉपिंग के लिए, फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो ये वाला पार्ट जिसको हम कह रहे हैं कि फर्स्ट सिटी यहीं पर इमर्ज हुई, तो वो हम लोग अब क्लियर समझ सकते हैं कि क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल की क्वालिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी। किसकी वजह से, जो टू रिवर्स हमारे यूफ्रेट्स और टिग्रीज़ हैं उनकी वजह से, जो नॉर्दर्न माउंटेन से ओरिजिनेट होकर बहकर इस पार्ट में आ रही थी। ठीक है, तो अब साउदर्न पार्ट जो कि बहुत ही फर्टाइल लैंड था, समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो ये जो यूफ्रेट रिवर हमारी थी, जब ये नॉर्दर्न पार्ट से होके आती है और इस साउदर्न डेजर्टिक एरिया में एंटर करा इसने, ठीक है, पास्ट में, तो उस टाइम पर इसका जो वाटर का फ्लो था वो टू स्मॉल चैनल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, और ये जो चैनल्स थे ये बहते हुए गए, और इन लोगों ने इरिगेशन कैनाल्स की तरह वर्क किया ना, जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए, या हम कह सकते हैं उसके कई सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज, जिसको हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, इस तरह से बन जाता है। और ये हेल्प करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फार्मिंग के दौरान इरिगेशन के लिए, मेसोपोटामियंस के इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वीट, बार्ले, पीस और बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्रेन्स, जिनको जो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी था लोगों के लिए, उन सभी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल हुई ये यूफ्रेट्स रिवर भी। क्लियर। इट वॉज द एग्रीकल्चर ऑफ साउदर्न मेसोपोटामिया that was the most productive, even though the region did not have sufficient rainfall to grow
क्रॉप। जबकि हमारा ये पार्ट मेसोपोटामिया का जो साउदर्न पार्ट है, जहाँ पर फर्स्ट सिटी इमर्ज्ड हुई, वहाँ पर फार्मिंग का इतना अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला। जबकि यहाँ पर रेनफॉल का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, रेनफॉल बहुत कम होती थी यहाँ पर। तो रीज़न क्या है इतने अच्छे प्रोडक्शन के? यूफ्रेट रिवर। क्लियर? तो उस टाइम पर लोगों का, जब फर्टाइल लैंड है, तो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या रहा है? एग्रीकल्चर, है ना, क्योंकि वाटर भी अवेलेबल है वहाँ पर इन दोनों रिवर्स की वजह से, और साथ ही साथ पर लैंड भी बहुत ही फर्टाइल है। बट केवल एग्रीकल्चर ही वहाँ पर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन नहीं था। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सीप और गोट जैसे एनिमल्स भी पाले जा रहे थे, उनकी भी रियरिंग करी जा रही थी। तो पूरे मेसोपोटामिया एरिया की अगर हम बात करते हैं उनके ऑक्यूपेशन के, तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स में, माउंटेन स्लॉप्स में ये बहुत सारे एनिमल रियरिंग का काम भी हो रहा था, जिससे एनिमल्स क्या देते हैं हमें? मीट, मिल्क और वूल जैसी बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें हमें इन्हीं एनिमल से मिल जाती थी। ठीक है, तो सेकंड ऑक्यूपेशन हमारा क्या हो गया? एनिमल हस्बेंड्री। देन फिश वाज अवेलेबल इन रिवर्स एंड डेट पाम्स गेव फ्रूट्स इन समर। उस टाइम पर फिशिंग भी एक बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन था, फिशिंग करते थे लोग। और डेट पाम जैसे जो फ्रूट्स थे वो समर के टाइम पर इतना ज़्यादा अवेलेबल हो जाते थे कि उनको बहुत ही आसानी से ट्रांसपोर्ट मतलब उनको एक्सपोर्ट करा जा सकता था और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता था। ठीक है, लेट अस नॉट हाउएवर मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट सिटीज़ ग्रीव सिंपली बिकॉज ऑफ रूरल प्रॉस्पेरिटी। तो अगर हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही थी, ये सारी चीज़ें हमारे विलेज एरियाज़ में हो रही थी, मेसोपोटामिया के विलेज एरियाज़ में। तो क्योंकि विलेज एरिया इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरियस था, कोई भी प्लेस तब प्रॉस्पेरियस हो सकता है ना जब वहाँ पर बहुत अच्छे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो रहे होंगे और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कमाया जा रहा होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे ऑक्यूपेशंस हैं, जिसके वजह से ये जो रूरल एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरियस था। और इसी रीज़न की वजह से हमारा जो अर्बन एरिया है वो भी बहुत ही प्रॉस्पेरियस हो गया। स्टूडेंट्स, वी शैल डिस्कस अदर फैक्टर्स बाय एंड बाय, बट फर्स्ट लेट अस बी क्लियर अबाउट सिटी लाइफ। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या समझना होगा? सिटी लाइफ को समझना होगा। और ज्योग्राफी तो हमें समझ में आ गई होगी, जियोग्राफिकल फीचर्स मेसोपोटामिया का कैसा था और वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन लोगों का क्या था वो अब क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। क्लियर? तो अब सिटी लाइफ की तरफ देखते हैं। गांव का हमने, विलेज का, रूरल एरिया का देख लिया कि वो वहाँ के सिग्निफिकेंस क्या थे। नेक्स्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज़म। अर्बन एरियाज़ का क्या सीन था? सिटीज़ और टाउन्स एक कुछ ऐसे ही प्लेसेस नहीं थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन था। किसी भी प्लेस पे पॉपुलेशन तभी ज़्यादा होती है जब लोगों के लिए सूटेबल कंडीशन वहाँ पर देखने को मिलता है। और ये एरिया, अर्बन एरिया, सिटी एरिया जो था, टाउन्स थे, वो ऐसे एरिया थे जो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिली डेवलप्ड थे। ठीक, तो यहाँ पर फूड प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ पर लोग बहुत सारी भीड़ के साथ, बहुत क्राउड थी, बहुत लोग टाउन्स में रह रहे हैं। अर्बन इकोनॉमिक कंप्राइजेस बिसाइड्स फूड प्रोडक्शन, यहाँ पर फूड प्रोडक्शन होता था, ट्रेडिंग करी जाती थी, बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता था, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज भी दिए जाते थे। तो सिटी पीपल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ ऐसे लोग होते थे जो सेल्फ सफिशिएंट थे, डिपेंडेंट होते थे और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों के बीच कंटिन्यूअस इंटरेक्शन भी होता रहता था, लोग एक दूसरे से मिलते थे, लोग ट्रेडिंग की बातें करते थे, लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लोग अलग अलग तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिटी लाइफ का अगर हम देखते हैं तो हमारे प्रेजेंट टाइम से भी काफ़ी सिमिलर देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आज भी हमारे आसपास हो रही हैं, हम लोग हमारे लाइफ में भी देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सब कुछ चल रहा था कि जहाँ पर लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ है, अगर उन्हें किसी भी एक तरह के मटेरियल की ज़रूरत है तो वो बड़े आसानी से दूसरे पर्सन के पास से उसे पा सकते थे। और उसके पीछे क्या कंडीशन होती थी? एक्सचेंज
करते थे। वो उन्हें जो चीज़ चाहिए वो किसी दूसरे पर्सन से लिया, उनको जो चाहिए वो खुद के पास से दिया, और इस तरह के रेगुलर सप्लाईज़ के साथ उस टाइम पर लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करते हुए अर्बन एरियाज़ में जी रहे थे। क्लियर? और सिटी लाइफ में ही जो था वो बहुत ही डेवलप्ड सिस्टम सब कुछ चल रहा था। वहाँ पर फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन, वुड जैसी चीज़ों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजा जाता था, मैन्युफैक्चर किया जाता था, और डिफरेंट प्लेसेस पे एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है जहाँ पर उसकी आवश्यकता रहती थी। ठीक है? अब क्योंकि ट्रेडिंग हो रही है तो उसके लिए स्टोरेज की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब ट्रेडिंग हो रही है तो कोई चीज़ कम अमाउंट में थोड़ा ही ना आएगा कि अगर हमें थोड़ा अमाउंट में चाहिए तो बस हम उतना ही मंगाएंगे। अगर एक बड़े डिस्टेंस को तय करके कहीं से कोई चीज़ मंगाई जा रही है और उन्हें पता है कि इस चीज़ की रेगुलर डिमांड हमारे पास रहनी है, तो वो थोड़ा थोड़ा नहीं मंगाएंगे, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करी जाएंगी, इंपोर्ट करी जाएंगी। तो इसके लिए क्या होगा कि उस यूज़ अमाउंट को रखने के लिए स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टोरेज जैसी व्यवस्था भी उस टाइम पर करी गई थी। ठीक है? ग्रेन्स और फूड आइटम्स बहुत सारे जो विलेज से सिटी में जाते थे, डिलीवर किए जाते थे। विलेज में प्रोडक्शन हो रहा है, हम लोगों ने पढ़ा फार्मिंग विलेज में हो रही है, और विलेज से में और भी चीज़ों का भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें सिटी में, क्योंकि सिटी लोगों की लाइवलीहुड हम लोगों ने पढ़ा कि वहाँ ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और अदर सर्विसेज ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर फार्मिंग जैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी नहीं हो रहा है, फिशिंग भी नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें विलेज से सिटी में सप्लाई करी जाती थी ताकि सिटी के लोग भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ठीक? क्लियर? बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हो रही थी उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन था, एक दूसरे के इंटरेक्शन के साथ वो लोग काम कर रहे थे। ठीक है? वहाँ पर उस टाइम पर लोग सिर्फ स्टोन का यूज़ ही नहीं जानते थे, बल्कि ब्रॉन्ज से बने हुए टूल्स और पॉट्स को भी यूज़ करते थे। क्लियर? और ये मान सकते हैं कि उस टाइम के लोग बहुत ही डेवलप्ड लाइफ जी रहे थे, बहुत ही अच्छे से सब कुछ कर रहे थे, और यहाँ तक कि वो जो इकोनॉमिकल जो इंटरेक्शन हो रहा था लोगों का, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, कई कई बार उन लोगों के वो लोग रिटर्न रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करके रखते थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इतनी अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है तो बहुत ही पिछड़ी हुई होगी। नहीं, आज के दौर को अगर हम देखते हैं तो ये बहुत सिमिलर है, बिल्कुल सब कुछ आज के प्रेजेंट टाइम के जैसा ही है, यानी एक वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन उस टाइम पर मेसोपोटामिया में डेवलप हो चुकी थी। ठीक है? तो गुड्स की सप्लाईज़ भी हो रही है। अब कैसे हो रही थी गुड्स की सप्लाई? मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़ कैसे हो रहा था? तो ये अब क्या करेंगे हम लोग? ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़। Students, today we have talked about Mesopotamia and its geography and the significance of urbanism. I hope you all have understood everything, but if you have any doubt, you are free to call me, you are free to ask me anytime. In homework you have to write a short note on Mesopotamia and its geography. जो सिंपल से कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ उसके फीचर्स हैं, इसको ही हम लोग इस शॉर्ट नोट में लिखेंगे, और साथ ही साथ इसे एकदम लर्न कर लेंगे। एकदम हम लोगों को याद होना चाहिए कि कहाँ पर किस तरह के फिज़िकल फीचर्स देखने को मिल रहे थे और क्या-क्या मेन सिग्निफिकेंस थे। ठीक है? तो ये सारी तैयारी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। In our next class, we will meet with another topic. Till then, take care and have a nice day.